कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अब सिम्बा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक आदमी राणा साहब की तरफ बढ़ रहा था। उस कमरे में राणा साहब सो रहे थे और वो आदमी किसी तरह खिड़की खोलकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस आदमी ने काले कपड़े पहन रखे थे, हाथों में काले रंग के ग्लव्स, सिर पर काली टोपी और उसके चेहरे पर उसने काले रंग का मास्क लगा रखा था। वो सधे कदमों से राणा साहब की तरफ बढ़ रहा था। तभी दरवाजा खुला और अभो सिम्हा अंदर आ गया। उस आदमी ने चौंक कर अभो सिम्हा की तरफ देखा। फिर उसने अचानक से अभो सिम्हा पर हमला कर दिया। अभो सिम्हा के हाथ में कांच का जग था। उसने वो कांच का जग उस आदमी के ऊपर दे मारा। वो आदमी दूसरी तरफ हट गया। कांच का जग फर्श पर जा गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ अपने डेन में बैठे हुए थे कि तभी उन्होंने कोई जोर की आवाज सुनी। वो तीनों चौंक उठे। वरिष्ठ ने कहा, ये कैसी आवाज थी? आर्या ने वशिष्ठ की तरफ देखा और फिर कहा, कैमरा ऑन कर। वशिष्ठ ने सिर हिलाया और फिर एक रिमोट लेकर टीवी ऑन कर दिया। उसमें सारे घर के कैमरे की फुटेज चल पड़ी। अचानक से वशिष्ठ ने कहा, बाबा साहब के कमरे का दरवाजा खुला है। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, अबो सिम्बा। उसका इतना कहना था कि वो तीनों जल्दी से डेन के बाहर भागे। अबो सिम्बा ने जग फेंक दिया पर वो आदमी बच गया। अबो सिम्बा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और एक पैर पीछे करके बॉक्सिंग की पोजीशन बना ली। अबो सिम्बा ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम वही हो ना जिसने एलिवेटर ब्लॉक की थी? उस आदमी ने अबो सिम्बा को एक पंच जड़ना चाहा पर अबो सिम्बा झुक गया। उसने अपने पैर घुमाए और उस आदमी की दूसरी तरफ आ गया। वो आदमी जैसे ही पलटा, अबो सिम्बा ने एक जंप मारा और उसकी छाती पर एक किक जड़ दी। वो आदमी 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपना एक हाथ अपनी छाती पर रख लिया। अबो सिम्बा ने दोनों हाथों को बॉक्सिंग की पोजीशन में बनाया और फिर कहा, ब्रिंग इट ऑन। उस आदमी ने आगे आकर अबो सिम्बा पर हमला करना चाहा पर अबो सिम्बा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक धोबी पछाड़ दिया। वो पीठ के बल खिड़की के पास जा गिरा। अबो सिम्बा उसके ऊपर बैठ गया और उसने उस आदमी के दोनों हाथ पकड़ लिए। अबो सिम्बा उसका चेहरा देखना चाहता था पर वो आदमी पूरी तरह से मुकाबला कर रहा था। तभी अचानक वहां पर आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ पहुंच गए। अबो सिम्बा का ध्यान उन तीनों की तरफ चला गया। वो तीनों कमरे का नजारा देखकर हैरान रह गए। इसका फायदा उठाकर उस आदमी ने अपनी कमर से चाकू निकाला और अबो सिम्बा के कंधे पर एक जोरदार वार किया। अबो सिम्बा ने अपना कंधा पकड़ लिया। उस आदमी ने अबो सिम्बा को अपने ऊपर से पकड़कर दूसरी तरफ फेंक दिया और हवा की तरह खिड़की से कूद गया। अबो सिम्बा ने खिड़की की तरफ देखा और वो भी तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ गया। आर्य ने चिल्लाकर कहा, अबो सिम्बा, नो। पर उसके कहते ही अबो सिम्बा कूद चुका था। आर्य ने वरिष्ठ की तरफ देखा और फिर कहा, स्टे विद बाबा। और इतना कहकर उसने वशिष्ठ को इशारा किया। वो दोनों तेजी से बाहर की तरफ भागे। हॉल में पहुंचते ही आर्य ने एक दरवाजा खोला। टाइगर और पैंथर बाहर निकल गए और भौंकते हुए बाहर की तरफ भागे। वो सब भी उनके पीछे बाहर भागे। वो आदमी तेजी से जंगल की ओर भाग रहा था। अबो सिम्बा उसके पीछे थी। तभी पीछे से टाइगर और पैंथर भौंकते हुए भागते हुए आए। अबो सिम्बा ने उन दोनों की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, कैच हिम। टाइगर और पैंथर तेजी से उस आदमी की तरफ भागने लगे। उस आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो टेढ़ा मेढ़ा होकर भागने लगा। टाइगर और पैंथर उसके पीछे ही थे। उन दोनों के पीछे अबो सिम्बा था। टाइगर पैंथर से आगे हो गया। उस आदमी ने जंगल को क्रॉस किया और रोड पर पहुंच गया। उसने वहां कार पार्क की हुई थी। तभी टाइगर उसकी कार के आगे पहुंच गया और तेजी से भौंकने लगा। उस आदमी ने अपनी कार पर एक्सीलेटर देना शुरू किया। टाइगर लगातार भौंके जा रहा था। पैंथर भी वहां पहुंच गया था और वो कार के दरवाजे के पास 2 पैरों पर खड़ा होकर शीशे को खरोचने लगा। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कार आगे बढ़ा दी। अबो सिम्बा रोड के पास पहुंच गया। उसने टाइगर को कार के आगे देखा। अबो सिम्बा चिल्लाया, टाइगर नो। कार तेजी से आगे आई। अबो सिम्बा कार की तरफ भागा। पैंथर भी कार के पीछे भागा। अबो सिम्बा ने टाइगर की तरफ जंप किया और उसे लेकर वो रोड पर रोल कर गया। कार आगे बढ़ गई। अबो सिम्बा और टाइगर रोड की दूसरी तरफ गिरे गए। वो आदमी तेजी से कार लेकर भाग गया। पैंथर कार के पीछे चला गया। अबो सिम्बा पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी सांसें भारी हो गई थी। उसने दूसरी तरफ देखा और उठकर बैठ गया।
टाइगर एक तरफ गिरा पड़ा था। अबू सिम्बा ने धड़कते हुए दिल से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने कहा, टाइगर। इससे पहले कि अबू सिम्बा उसे हाथ लगाता, टाइगर एकदम से उठा और उसने जोर से खुद को झाड़ा। सारे पत्ते और धूल अबू सिम्बा के चेहरे पर आकर गिर गए। अबू सिम्बा ने आंखें बंद कर ली और वो मुस्कुरा दिया। अबू सिम्बा ने टाइगर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, आर यू ओके बडी? तुम्हें लगी तो नहीं? तभी पैंथर भी भागते हुए लौट आया। शायद वो कार का पीछा ज्यादा दूर तक नहीं कर पाया। वो तेजी से आया और अबू सिम्बा को चमटने लगा। अबू सिम्बा ने उसके सिर पर भी हाथ फिराया और उसने कहा, सो यू लास्ट हिम, डोंट वरी। तुम दोनों ठीक हो ना? उसे तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे। वो दोनों उसके इर्द गिर्द लिपट गए। तभी वहां पर आर्या और वशिष्ठ पहुंचे। टाइगर और पैंथर उन्हें देखकर पूंछ हिलाने लगे। अबू सिम्बा उन दोनों को देखकर खड़ा हो गया। कमिश्नर ने प्रथम पर चिल्लाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि वहां पर राणा हाउस में रहेगा? 24 घंटे की ड्यूटी का ऑर्डर उसे किसने दिया? कौन है वो आर्या? कोई वीआईपी है जो मेरा बेटा उसकी प्रोटेक्शन करेगा? ऐसी क्या खास है उस लड़की में? एक क्रिमिनल की बेटी की प्रोटेक्शन अब एक पुलिस ऑफिसर करेगा? प्रथम सिर झुकाकर खड़ा था। आद्विक ने कहा, पापा, आर्या रूलर पार्टी में एक खास पोजीशन हासिल कर चुकी है। खुद दादा साहब ने उसकी प्रोटेक्शन अपील की थी और अबू सिम्बा क्योंकि पहले भी उन लोगों के साथ रह चुका था, तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने सोचा कि कमिश्नर ने उसे घूरा और कहा, ये वकीलों वाली दलीलें तुम कोर्ट में दो तो ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, समझे तुम? आबिक ने सिर झुका लिया। कमिश्नर ने प्रथम की तरफ देखा और कहा, तुमने उसे रिश्ते वाली बात तो नहीं बताई ना? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ना में सिर हिला दिया। कमिश्नर उनकी तरफ बढ़ा और उसने उनकी तरफ उंगली करते हुए कहा, अगर मेरे अलावा उसे कहीं और से पता चला तो याद रखना, तुम दोनों भले ही बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर चुके हो, पर मैं अभी भी तुम लोगों का बाप हूँ, समझ में आया? उन दोनों ने सिर हिला दिया। कमिश्नर ने उन्हें घूरा और फिर वो अंदर की तरफ चले गए। अद्विक ने कहा, इन्होंने कहा कि अभय सिम्बा को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर अभय को पता चला कि हमें पता था फिर भी हमने उसे नहीं बताया तो वो हमारी चटनी बना देगा, भले ही हम उसके बड़े भाई हैं। प्रथम ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आता, इस आदमी के 2 बड़े बेटे कुंवारे बैठे हैं, उसको उनकी चिंता नहीं है और अपने सबसे छोटे बेटे की शादी करवाने पर यह तुला हुआ है। कैसा घनघोर कलयुग आ चुका है। इतना कहकर उसने ऊपर की तरफ देखा और फिर कहा, धरती संकट में है प्रभु, अब तो अवतार लो। अद्विक ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, यह शादी नहीं है, बस एक डील है जिसमें हमारे भाई को एज एन एक्सचेंज ऑफर यूज किया जा रहा है। प्रथम ने कहा, पापा हमेशा अबू सिम्बा के वीक पॉइंट को हिट करते हैं, इस वजह से वो पापा के सामने कुछ बोल नहीं पाता है। अद्विक ने कहा, आई विश कि हम उसके लिए कुछ कर पाते। प्रथम ने एक गहरी सांस ली और फिर सिर हिला दिया। टाइगर और पैंथर फर्श पर बैठकर हाँफ रहे थे। वरिष्ठ और वशिष्ठ सोफे पर बैठे हुए थे। एक गार्ड पैंथर और टाइगर को चेक कर रहा था। अबू सिम्बा भी सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। आर्या खड़े होकर उस गार्ड को उन दोनों को चेक करते हुए देख रही थी। उस गार्ड ने उन दोनों को चेक किया और फिर वो उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, आर्या, दोनों बिल्कुल ठीक है, कोई चोट नहीं लगी, ना टाइगर को ना पैंथर को। अबू सिम्बा ने कहा, टाइगर को कार के आगे से हटाने से पहले मैंने नहीं देखा था कि कार उसके पास पहुंच गई या नहीं, कोई इंटरनल चोट ना हो। आर्या ने गार्ड की तरफ देखा। गार्ड ने कहा, नहीं, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, फिर भी कल मैं इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाऊंगा चेकअप के लिए। आर्या टाइगर और पैंथर के पास बैठ गई। उसने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर आज इन दोनों में से किसी को कुछ भी हो जाता तो मैं उन लोगों को जिंदा जला देती। इतना कहकर उसने गार्ड से कहा, इन दोनों को इनके रूम में छोड़ दो, कल इन्हें हॉस्पिटल ले जाना। गार्ड ने सिर हिलाया और फिर टाइगर और पैंथर को वहां से ले गया। वरिष्ठ ने अबू सिम्बा की तरफ देखा और फिर कहा, टाइगर और पैंथर तुम्हारी काफी बात मान रहे हैं, इन्हें भी कोई गोली दी है क्या तुमने? अबू सिम्बा ने कहा, इन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी, एक गाड़ी के सामने हटा नहीं और दूसरा अकेले ही भाग गया गाड़ी के पीछे। आर्या सोफे पर उसके सामने बैठते हुए कहने लगी, ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, डोंट लूज योर टारगेट। अबू सिम्बा ने कहा, फिर भी पैंथर अकेले ही भाग गया, फिर शायद उसने कार को खो दिया इसलिए। वशिष्ठ ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, वो वापस इसलिए आया क्योंकि टाइगर उसके साथ नहीं था। यह भी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि अकेले कहीं नहीं जाना है। अबू सिम्बा ने सिर हिला दिया। आर्या ने कहा, क्या हुआ था वैसे, तुम बाबा के कमरे में कैसे पहुंच गए?
और वो आदमी कौन था? अबू सिम्बा ने कहा, वो वही था जिसने एलिवेटर को ब्लॉक किया था। उन तीनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अबू सिम्बा ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, आई नो, मैंने छिपाया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। पर एलिवेटर पर कोई खराबी नहीं थी। उस आदमी ने जानबूझकर एलिवेटर को खराब किया था। उस दिन भी मेरे हाथ से निकल गया और आज भी। वशिष्ठ ने कहा, तुम बाबा के कमरे में क्यों गए? तुम्हें कैसे पता चला कि उनके कमरे में कोई है? अबू सिम्बा ने कहा, मेरे रूम में पानी नहीं था। मैं पानी लेने के लिए बाहर आया, तभी मैंने आवाज़ सुनी। मैं देखने लगा कि अंदर क्या है। मुझे नहीं पता था कि उस रूम में राणा साहब है। जब मैं अंदर गया तो राणा साहब की तरफ बढ़ रहा था वो। वशिष्ठ ने कहा, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो अंदर कैसे आया? आर्य ने कहा, अंदर वही आ सकता है जिसे पता हो कि लूज होल्स कहाँ। वरिष्ठ वशिष्ठ और अभय सिम्हा ने उसकी तरफ देखा। आर्य ने कहा, कोई ऐसा जो हमारे घर में सब कुछ जानता हो, कोई ऐसा जिसे पता हो कि जंगल के पीछे की तरफ एक लिंक रोड है और उसे पता हो कि उस रोड तक कैसे बिना जंगल में भटके पहुंचा जाता है। वशिष्ठ ने कहा, इस बारे में तो सिर्फ आसपास रहने वाले लोग जान सकते हैं। अबू सिम्हा ने कहा, उस लिंक रोड के बारे में मुझे भी पता नहीं था, जबकि यहाँ आने से पहले मैंने इस घर का पूरा नक्शा रट लिया था। आर्य ने उसकी तरफ देखा। वशिष्ठ ने कहा, अब हमें छुपे हुए एक और दुश्मन का सामना करना है, जो हमारे बारे में सब जानता है, पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ऐस आर्य ने वरिष्ठ की तरफ देखा। बाबा ठीक है ना? वरिष्ठ ने सिर हिला दिया। आर्य ने कहा, ठीक है, तुम लोग भी रेस्ट करो, रात बहुत हो चुकी है। वरिष्ठ वशिष्ठ ने सिर हिलाया और अंदर की तरफ चले गए। अबू सिम्बा भी उठकर जाने लगा। तभी आर्य ने उसे आवाज़ दी, अबू सिम्बा। अबू सिम्बा पलटा। आर्य ने कहा, थैंक यू। अबू सिम्बा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आर्य ने कहा, बाबा और टाइगर को बचाने के लिए आज बहुत कुछ हो सकता था, पर तुमने कुछ भी गलत नहीं होने दिया। पर इतना कहकर वो उठी और अबू सिम्बा के पास आई। उसने अबू सिम्बा की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर कहा, अगर मुझे पता चला कि इस बार भी तुमने इस सब में कोई रोल अदा किया है और उन सब के साथ तुम भी मिले हुए हो, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एंड आई मीन इट। इतना कहकर आर्या उसे क्रॉस करके अपने कमरे की तरफ चली गई। अबू सिम्बा ने एक गहरी सांस ली, फिर खुद से कहा, ये लड़की, ये सच में किसी को भी मार सकती है। इतना कहकर उसने सिर झटका और फिर अपने कमरे में चला गया। आर्या अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, पर वो सोई नहीं थी। उसने करवट ली, पर जब उनसे रहा नहीं गया, वो उठकर बैठ गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और वो बिस्तर से उठ गई। उसने दरवाज़ा खोला और वो टेरेस पर चली गई। टेरेस पर ठंडी हवा चल रही थी। आर्या रेलिंग के पास खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद कर ली और रेलिंग को पकड़ लिया। तभी पीछे एक आवाज़ आई। आर्या एकदम से पीछे मुड़ी और सामने देखकर चौंक उठी। आर्या पीछे मुड़ी तो अबू सिम्बा उसे देखकर चौंक गया। आर्या ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबू सिम्बा उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने भी हाथ रेलिंग पर रख दिए। अबू सिम्बा ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आर्या ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, ये मेरा घर है। अबू सिम्बा मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऊपर आ गया। घर पर भी जब नींद नहीं आती है तो मैं रूफ टॉप पर चला जाता था। आर्य ने कहा, मैं भी इसीलिए यहाँ पर हूँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अबू सिम्बा ने कहा, तुम्हारे बाबा पर हमला हुआ इसलिए? आर्य ने कहा, वो हमला नहीं था, बस एक चेतावनी थी। अबू सिम्बा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, कैसी चेतावनी? आर्या सामने की तरफ देखती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अबू सिम्बा ने कहा, वैसे मुझे पता है कि तुम यही कहोगी कि मुझे सब पता है, पर फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आर्य ने उसकी तरफ देखा तो अबू सिम्बा ने कहा, जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मुझे सबसे ज़्यादा चेतावनी तुमसे बचकर रहने के लिए मिली थी। मुझे कहा गया था कि बस मैं तुम्हारी नज़रों में ना आऊँ, वरना अगर तुम्हें मुझ पर शक हुआ तो मेरी लाश मेरे फरिश्ते भी ढूंढ नहीं पाएंगे। आर्य ने सामने की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। अबू सिम्बा ने कहा, जब मैं यहाँ आया था तो मेरा एक ही मिशन था, राणा साहब के खिलाफ सबूत ढूंढने का। मुझे कहा गया था कि मैं पूरी तरह से उनके काले कारोबार के बारे में पता करूं। मैं अपने मिशन में जुटा हुआ था, पर तुम्हारे बाबा पर हुए हमले के एक दिन पहले मुझे मिशन अवॉर्ड करने के लिए कहा गया। हमले वाले दिन जब तुम सब बाहर थे, प्रथम भाई ने मुझे मंदिर के पीछे बुलाया। वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि पापा ने मुझे उसी वक्त वापस बुलाया है और मैं वापस चला गया।
आर्या खामोश रहकर सुनती रही। अबू सिम्बा ने कहना जारी रखा, ना मुझे अनिकेत दादा के बारे में पता था कि वो सरकार के साथ मिले हैं, ना तुम्हारे बाबा पर होने वाले हमले का। आर्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, आई नो दैट, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस एक मोहरा थे। पर फिर भी अगर एक बार किसी का भरोसा तुम तोड़ते हो तो वो भरोसा इतनी आसानी से वापस नहीं मिलता। अबू सिम्बा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी गर्दन घुमाई और आसमान की तरफ देखने लगा। आर्या भी सामने की तरफ देखने लगी कि तभी उसकी नजर अबू सिम्बा के कंधे पर गई। उसके कंधे के थोड़ा नीचे एक कट लगा हुआ था, हालांकि खून सूख चुका था। आर्या ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये क्या हुआ तुम्हें? अबू सिम्बा ने अपनी चोट की तरफ देखा और फिर कहा, ये उस आदमी की मेहरबानी है। जब तुम लोग अंदर आए थे तो उसने चाकू लगा दिया था यहाँ। आर्या ने कहा, तो बताना किसने था? फिर उसने कहा, रुको यहाँ। इतना कहकर आर्या अंदर की तरफ चली गई। अबू सिम्बा ने उसे जाते हुए देखा, फिर मुस्कुरा दिया। अनिकेत ने विस्की की बोतल फर्श पर दे मारी। सरकार चौंक उठा। अधिराज भी वहीं खड़ा था। सरकार ने आंखें बड़ी करके अनिकेत की तरफ देखा और फिर, अनिकेत? अनिकेत उसकी तरफ घूमा और उसने कहा, कौन? हाँ, कौन है ये बॉस जिसके कहने पर तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? सरकार ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी बात सुनो अनिकेत। अनिकेत ने कहा, क्या सुनूं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, आर्या एक घायल शेरनी है, उसे और मत छेड़ो। पर तुम एक बार में कुछ नहीं समझते। अगर आज राणा साहब को कुछ भी हो जाता ना, वो एक रात में हम सबको ठिकाने लगा देती और किसी को पता तक नहीं चलता। सरकार ने कहा, तुम अपनी बहन को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देते हो। जब तक बॉस हमारे साथ है तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अधिराज ने कहा, पापा, अनिकेत दादा सही कह रहे हैं। आर्या खुले हम सबको जिंदा गाड़ देगी अगर दोबारा किसी ने उसके परिवार की तरफ देखा तो। और सबसे बड़ी बात, राणा साहब पर हुए हमले का जवाब अभी उसने नहीं दिया है। पता नहीं वो किस तरह के जवाब की तैयारी में है और आप उसे और भड़का रहे हैं। सरकार चुप हो गया। अनिकेत ने कहा, राणा साहब पर हमला करने के लिए तुमने किसे भेजा? वो जो भी है उसे कहो गायब हो जाए। सरकार ने कहा, वो बॉस का खास आदमी है, उसके बारे में बस बॉस जानते हैं। वो हमारे बारे में सब जानता है पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अनिकेत ने कहा, अपने बॉस से कह दो दोबारा ऐसी कोई भी हरकत ना करे, अगर तुम चाहते हो कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारी साइड में रहूं। इतना कहकर अनिकेत चला गया। अधिराज भी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। सरकार ने उन दोनों के जाते ही एक गहरी सांस ली और फिर कहा, उस लड़के में कितनी हिम्मत है, अकेला ही शेरनी के घर में घुस गया। इतना कहकर उसने विस्की की दूसरी बोतल उठाई और मुंह से लगा ली। आर्या मेडिकल किट लेकर आई। अबू सिम्बा ने उस मेडिकल किट की तरफ देखा और फिर कहा, तुम जलने वाली दवाई तो नहीं लगाओगी ना? आर्या ने मेडिकल किट खोली और फिर कहा, जो दवाई जितनी जलती है वो जख्म को उतना ही जल्दी ठीक करती है। इतना कहकर उसने अबू सिम्बा के कंधे पर से उसकी शर्ट को हल्का सा फाड़ दिया। अबू सिम्बा ने कहा, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी। आर्य ने रूई पर दवाई लगाते हुए कहा, नहीं ले लेना, इतनी पे तो तुम्हें मिलती है ना एक पुलिस ऑफिसर को। अबू सिम्बा कुछ कहता इससे पहले ही उसने वो रुई अबू सिम्बा के जख्म पर रख दी। अबू सिम्बा एकदम से कांप उठा। आर्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर सिर हिलाते हुए हल्के से जख्म पर मारने लगी। अबू सिम्बा ने कहा, ये बहुत चल रही है। आर्य ने हल्के से दवाई लगाते हुए कहा, थोड़ा सा जलेगा पर जल्दी ठीक होगा जख्म। अबू सिम्बा उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने कहा, तुम अपने बाबा जैसी बिल्कुल नहीं हो। मैं तुम्हारे बाबा को बर्बाद करना चाहता था पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे तुम्हें इन सब से बचाने का मन करता है। आर्य ने उसकी तरफ देखा तो अबू सिम्बा ने, यू हैव बिकम माई फियर, यू आर माई फियर आर्य। आर्य ने कुछ नहीं कहा और पट्टी बांधकर जाने लगी। अबू सिम्बा ने कहा, तुम्हारे बाबा ने मेरे डैड को मारा था। आर्य ने चौंक कर अबू सिम्बा की तरफ देखा। अबू सिम्बा ने कहा, मैं कमिश्नर राठौड़ का बेटा नहीं हूँ, मैं उनके छोटे भाई एसपी विपुल राठौड़ का बेटा हूँ, जिसे 25 साल पहले तुम्हारे डैड ने मार डाला था। आर्या हैरान होकर अबू सिम्बा को सुन रही थी। अबू सिम्बा ने कहा, मैं 1 साल का था। मेरे डैड को कमिश्नर राठौड़ ने तुम्हारे डैड के खिलाफ प्रूफ इकट्ठे करने के लिए भेजा था, पर तुम्हारे डैड को जैसे ही इस बारे में पता चला उन्होंने मेरे डैड को मार डाला। माई मॉम, वो भी डैड के बिना बहुत दिन रह नहीं पाई और मुझे छोड़कर डैड के पास चली गई।
उसके बाद कमिश्नर राठौड़ ने मुझे अपना बेटा बना लिया। तुम्हारे बाबा को अरेस्ट किया गया, पर तुम्हारी आई ने नकली गवाह, नकली प्रूफ लाकर तुम्हारे बाबा को बचा लिया। आर्य ने तेज आवाज में कहा, अबू सिम्बा। अबू सिम्बा ने कहा, इसी वजह से मैं राणा फैमिली से नफरत करता हूँ, पर जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मुझे डर लगता है कि शायद तुम्हारी वजह से मैं अपने डैड का बदला नहीं ले पाऊँगा। यू स्केयर्ड मी, लूजिंग यू इज़ माई फियर, यू आर माई फियर एंड हाउ डोंट वॉन्ट दैट। आर्य ने कुछ नहीं कहा। वो पलटी और वापस अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह आर्या बॉक्सिंग बैग पर पंच बरसाई जा रही थी। वरिष्ठ और वशिष्ठ फर्श पर बैठकर उसे देख रहे थे। आर्य ने फुल स्लीव काले रंग की क्रॉप टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके एब्स साफ दिख रहे थे। उसके बाल पसीने से भीग चुके थे और बालों से बहता हुआ पसीना उसकी आंखों से होकर टपक रहा था। उसने हाथों में हैंड बैंडेड लपेटी हुई थी। बैकग्राउंड में फुल वॉल्यूम पर बीटीएस के गाने लगे हुए थे। वरिष्ठ ने कहा, आज जो भी इंसान आर्या के दिमाग में है उसकी खैर नहीं है आज। वशिष्ठ ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ, इतने दिनों बाद किसी की वाट लगाने वाली है। वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा और कहा, इसे संभालेगा कौन? बाबा साहब रोक नहीं सकते और अनिकेत दादा भी कुछ नहीं कर सकते। वशिष्ठ ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है इसे रोकने की, सालों की जम कर बजाएंगे। तभी मलिक अंदर आया। पहले तो आर्या को देखकर चौंक गया। मलिक ने कहा, आज किसका नंबर लगने वाला है? वशिष्ठ ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, जिसका भी लगे चाचू, हमें तो मजे लेने से मतलब है। मलिक ने कहा, नीचे वो अधिराज आया है। वशिष्ठ ने कहा, इतनी सुबह? मलिक ने कहा, हाँ, मैं उसे नीचे बिठाया हूँ। वशिष्ठ और वरिष्ठ ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन्होंने मलिक की तरफ देखा। मलिक ने कहा, मैं राणा साहब के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से भाग निकला। वरिष्ठ ने कहा, मलिक चाचू तो कट लिए, अब बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। वशिष्ठ ने कहा, लेट्स प्ले रॉक पेपर सीजर। वशिष्ठ ने सिर हिलाया। दोनों ने हाथ पीछे किए। वरिष्ठ ने कहा, रॉक पेपर सीजर। इतना कहकर उन दोनों ने हाथ आगे किए। वशिष्ठ ने पेपर दिखाया था और वरिष्ठ ने सीजर। वशिष्ठ पीछे की तरफ लौट गया। वरिष्ठ ने कहा, जाओ बालक, जाकर अपनी कुर्बानी दो। वशिष्ठ ने एक गहरी सांस ली। वो उठा और म्यूजिक सिस्टम के पास गया। उसने ऊपर की तरफ देखा और फिर कहा, बचा लेना प्रभु। और इतना कहकर उसने म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दिया। आर्या पंच मारते हुए रुक गई और उसने पलट कर देखा। उसने वशिष्ठ की तरफ देखा और फिर सिर हिलाकर उसकी तरफ बढ़ी। वशिष्ठ ने एकदम से कहा, अधिराज, अधिराज आया है। आर्या रुक गई और उसने एक गहरी सांस ली। अधिराज खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था कि पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अधिराज पलटा तो अबू सिम्बा खड़ा था। अधिराज ने उसकी तरफ देखा और कहा, यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अबू सिम्बा ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, मैं आर्या का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। अधिराज ने कहा, और तुम भूल रहे हो कि मैं आर्या का दोस्त हूँ। अबू सिम्बा ने कहा, तुम लोग काफ़ी कम वक्त में दोस्त बन गए हो ना? इसके पीछे का असली इरादा क्या है तुम्हारा? अधिराज ने कहा, इरादे तो तुम छुपाते हो। पहले सत्येंद्र अंकल के भांजे बनकर आए और सब बर्बाद कर दिया, और अब सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर आए हो। इस बार का इरादा क्या है? अबू सिम्बा ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अपनी जुबान को लगाम दो वरना। अधिराज भी एक कदम आगे आए, वरना क्या? अबू सिम्बा मुस्कुरा दिया और उसने कहा, शायद तुम भूल गए, 9 साल पहले जब आर्मी स्कूल के सिर्फ 4 लड़कों के हाथों तुम्हारी पूरी क्लास के लड़के लड़कियां पिटने से बचे थे। और अधिराज ने उसे टोकते कहा, और शायद तुम भूल रहे हो कि हमें बचाने वाली कौन थी। इतना कहकर उसने अबू सिम्बा के पीछे देखा और कहा, हे छोटे राणा। अबू सिम्बा पलटा तो आर्या टॉवल से पसीना पोंछते हुए आ रही थी। आर्या उन दोनों के पास पहुंची। आर्या ने कहा, अधिराज, सुबह सुबह? अधिराज ने कहा, हाँ, बात करनी थी कुछ। आर्या ने सिर हिलाया और कहा, ओके, बाहर गार्डन में चलते हैं फिर। वो दोनों जाने लगे। अबू सिम्बा भी उनके पीछे जाने लगा। आर्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, घर है ये मेरा, तुम नाश्ता करो। इतना कहकर वो अधिराज को लेकर बाहर चली गई। अधिराज ने आर्या की तरफ देखा और कहा, मैं कल के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। मुझे भी पता नहीं लगा कब उन्होंने तुम्हारे बाबा पर अटैक करने का प्लान बनाया। मुझे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अब से, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, वो बस चेतावनी दे रहे थे ताकि मैं एलिवेटर वाले इंसिडेंट को इग्नोर कर दूं। अधिराज ने कहा, पर मुझे समझ नहीं आया,
इतनी सिक्योरिटी में वो घुसा कैसे? आर्या ने कहा, यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। वैसे मैंने एजेंसी से और ज़्यादा सिक्योरिटी मंगवाई है, पर वो इंसान जो भी था वो इस घर को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अधिराज ने कहा, मैं कोशिश करूँगा पता लगाने का। आर्या ने सिर हिला दिया। अधिराज ने कहा, मैं चलता हूँ, अब मुझे एक मीटिंग में जाना है। आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अधिराज जाने लगा कि तभी आर्या ने कहा, अधिराज। अधिराज पलटा तो आर्या ने कहा, आई एम सॉरी। अधिराज ने कहा, सॉरी? वो किस लिए? आर्या ने कहा, बस ऐसे ही। अधिराज ने कहा, तुम कुछ भी करो आर्या, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। आर्या मुस्कुरा दी। अधिराज भी मुस्कुरा दिया और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और कहा, बोलो, कहाँ पर है वो? सामने से कुछ कहा गया। आर्या ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ, तब तक नज़र बनाए रखना। इतना कहकर आर्या ने फ़ोन काट दिया। सरकार अपनी कार में अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। उसकी कार में बैक सीट पर बैठकर वो अखबार पढ़ रहा था। उसके आगे उसका सेक्रेटरी और उसकी सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे। उसकी कार के पीछे एक और कार में उसके बाकी के सिक्योरिटी गार्ड थे। उसकी कारें एक बड़े से ब्रिज पर पहुंची ही की थी, तभी एक कार ने तेजी से ओवरटेक किया। सब उस कार को हैरानी से देखने लगे। वो कार आगे जाकर एकदम से घूमी और उनकी तरफ मुड़कर रुक गई। सरकार के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए। पीछे से आ रही कार भी रुक गई। सरकार ने सामने की तरफ देखा तो वो चौंक उठा। आगे की कार में ड्राइविंग सीट पर आर्या बैठी हुई थी। उसने आंखों पर काले रंग के सेट्स लगाए हुए थे। पैसेंजर सीट पर अबू सिम्बा हैरानी से आर्या की तरफ देख रहा था। पीछे की बैक सीट पर वरिष्ठ और वशिष्ठ बैठे हुए थे। अबू सिम्बा ने कहा, तुम लोग कर क्या रहे हो? हम तो एसआर जा रहे थे ना। एक पुलिस वाले के होते हुए तुम ला के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आर्य ने सामने की तरफ देखा और कहा, पुलिस ऑफिसर, तुम पुलिस स्टेशन में हो, यहाँ पर तुम मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर हो, सो जस्ट स्टे हियर। अबू सिम्बा ने कहा, आर्या डॉन। आर्य ने गहरी सांस ली और फिर अपनी सीट बेल्ट खोलकर वो कार से बाहर निकली। अबू सिम्बा ने कहा, आर्या। इतना कहकर वो अपनी सीट बेल्ट खोलने लगा कि तभी वरिष्ठ ने उसे रोकते कहा, वो किसी को मारेगी नहीं, सो चुपचाप बैठो यहाँ पर। अगर तुम इन सब की जगह नहीं लेना चाहते तो। आर्या बाहर आ गई। उसके हाथ में एक रॉड थी। सरकार हैरानी से आर्या की तरफ देखा। तभी उसके पीछे की कार से उसके गार्ड बाहर आ गए। एक गार्ड आर्या की तरफ बढ़ने लगा। आर्या ने गर्दन को दाएं बाएं किया और गार्ड की तरफ बढ़ने लगी। गार्ड ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पर आर्या एकदम से झुक गई और गार्ड के पीछे आ गई। उसने एकदम से गार्ड की टांगों पर राड से मारा। गार्ड वहीं गिर गया। वरिष्ठ और वशिष्ठ को छोड़कर बाकी सब चौंक उठे। आर्या अपने हाथ में पकड़ी हुई राड को घुमाने लगी। सरकार ने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा। सेक्रेटरी बाहर निकल गया। उसके साथ ही सरकार का बॉडीगार्ड जो ड्राइविंग सीट पर था वो भी बाहर आ गया। कार में बस सरकार बचा। ये देखकर वरिष्ठ और वशिष्ठ भी कार के बाहर निकल गए। अबू सिम्बा ने ये सब देखकर एक गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, कहाँ मैं इन गुंडों के बीच फंस गया। इतना कहकर वो भी बाहर निकल गया। वरिष्ठ ने कहा, यहीं रहना कार के पास। अबू सिम्बा ने कहा, मैं तुम लोगों की फाइट में पड़ने भी नहीं वाला। तुम लोगों को जो करना है करो, जो मर्जी करे सब, मेरा क्या जाता है। कोई जिए कोई मरे, खून तो निकले, कूच बढ़े, मैं आम लेने आ। वशिष्ठ और वरिष्ठ ने उसकी तरफ हैरानी से कहा और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वशिष्ठ ने कहा, आर्या का असर पड़ गया है इस पर। वरिष्ठ ने सामने देखा और फिर कहा, हम कब पार्टिसिपेट करेंगे? वशिष्ठ ने कहा, मुझे नहीं लगता हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट इंजॉय द शो। इतना कहकर वो कार हुड पर टांगे नीचे कर तरफ लटका कर बैठ गया। वरिष्ठ ने भी गाड़ी की टेक लगाकर खड़ा हो गया। अबू सिम्बा ने दोनों की तरफ देखा और फिर उसने मन ही मन सोचा, तीनों भाई बहन पागल हैं। उधर आर्या सरकार के गार्ड्स की तरफ देख रही थी। तीनों गार्ड उसकी तरफ बढ़े। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आओ सालो, आज फैसले का दिन है। इतना कहकर वो भी आगे बढ़ी। एक गार्ड ने उसे पंच मारना चाहा, पर वो झुककर एकदम से आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते ही उसने जंप किया और पीछे आ रहे दूसरे गार्ड को जोरदार पंच मुंह पर मार दिया। तीसरे गार्ड ने भी आगे आना चाहा, पर आर्या ने रोल करते हुए उसे जोरदार किक मारी। वो गार्ड भी गिर गया। पहले वाले गार्ड ने पीछे मुड़कर आर्या के पीठ पर किक वार किया। आर्या हल्की सी हिली, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। अबू सिम्बा ने ये देखकर चौंका। उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा जो आराम से तमाशा देख रहे थे।
अबू सिम्बा ने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम लोगों के सामने तुम्हारी बहन को चोट लगी और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। वरिष्ठ ने सामने की तरफ देखते कहा, हमारी बहन गुड़िया नहीं है, लोहा है, जितनी चोट खाएगी उतनी ही पक्की होगी। वशिष्ठ ने कहा, डोंट वरी, सी कैन हैंडल इट, तुम बस बोर मत करो हमें। अबू सिम्बा ने उनकी तरफ देखा और फिर वो कार की दूसरी तरफ चला गया। उसने प्रथम को फ़ोन लगाया। प्रथम के फ़ोन उठाते ही अबू सिम्बा ने धीरे से कहा, आई नीड बैकअप, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। प्रथम ने हैरानी से कहा, क्या हुआ, कहाँ हो तुम, ठीक तो हो? अबू सिम्बा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आर्या सरकार के आदमियों के साथ भिड़ गई है। प्रथम ने कहा, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी। अबू सिम्बा ने हैरानी से कहा, क्यों पर? प्रथम ने कहा, ये मुंबई के गैंग लीडर्स की फाइट है, इसमें पुलिस बीच में ना पड़ना ही बेहतर समझती है, लड़ने दो उन्हें, तुम इस फाइट से खुद को दूर रखो। इतना कहकर प्रथम ने फ़ोन काट दिया। अबू सिम्बा ने फ़ोन की तरफ गुस्से से देखा और फिर चिढ़कर कहा, आइस। उधर आर्या उस कार की तरफ मुड़ी, तभी पीछे से आवाज़ आई, आर्या। आर्या ने पीछे देखा तो सरकार कार से बाहर निकल आया था। आर्या ने मुस्का दी, फिर वो सरकार की तरफ बढ़ी। सरकार ने कहा, क्या कर रही हो तुम, इस तरह सरेआम मुझ पर हमला करने का अंजाम जानती हो? मैं तुम्हें हम इतना कहते हुए वो चुप हो गया, क्योंकि आर्य ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे जोर से धक्का देकर कार के साथ टिका दिया था। आर्य ने कहा, अंजाम की परवाह तो मैंने कभी की नहीं सरकार, पर तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा जब तुमने मेरे घर में अटैकर भेजा। सरकार ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, मैं तुमसे उम्र में कई साल बड़ा हूँ, कम से कम इस बात की तो इज्जत करो। आर्य ने कहा, आई डोंट रिस्पेक्ट एनीवन सरकार, मैंने कहा था मेरे परिवार पर जरा से भी आँच आई तो मैं तुम लोगों को जिंदा काट दूंगी, और तुमने वही गलती की। सरकार ने उसकी तरफ डर के मारे देखा। आर्य ने उसे घूरा और कहा, ये बात तुम भी जानते हो कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहीं मार सकती हूँ और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना पुलिस ना तुम्हारे लोग। सरकार ने अटकते हुए कहा, तुम दादा साहब के खिलाफ नहीं जा सकती। आर्य ने कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सरकार, मैं बाबा साहब की तरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रूल मानती हूँ कि हर रूल तोड़ने के लिए बनाया जाता है, इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि बाबा साहब की तरह मैं भी चुप रहूंगी तो तुम्हारी गलत फहमी है ये। सरकार की गिग्घी बन गई। वो जानता था कि आर्या का दिमाग घूमा तो वो यहीं उसका राम नाम सत्य कर देगी। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, आज वो दिन नहीं है, पर हाँ, जो तुम सोच रहे हो ना वो दिन भी आएगा। खैर, तुम लोगों ने मुझे चेतावनी दी थी ना, ये मेरी चेतावनी है तुम लोगों के लिए। इतना कहकर आर्य ने उसकी कॉलर छोड़ दी। आर्य ने उसे घूरा और फिर आगे बढ़ गई। उसने रॉड उठाई और सरकार की तरफ देखा। सरकार भी उसी तरफ देख रहा था। आर्य ने रॉड घुमाई और फिर एक जोरदार वार कार के फ्रंट शीशे पर कर दिया। शीशा चकनाचूर हो गया। सरकार और उसके आदमियों ने सिर पर हाथ रखे और झुक गए। आर्य ने सबकी तरफ देखा और फिर रॉड को कंधे पर रखकर अपनी कार की तरफ बढ़ गई। सरकार ने हाथ हटाया और कार की तरफ देखा। उसने जाती हुई आर्या की तरफ देखा और फिर चिल्लाकर कहा, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। आर्या चलते चलते मुस्कुरा दी, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वरिष्ठ और वशिष्ठ भी कार के पास खड़े हो गए। आर्य ने दरवाजा खोला और फिर सरकार की तरफ देखा। उसके बाद वो तुरंत कार में बैठ गई। अबू सिम्बा, वरिष्ठ और वशिष्ठ भी कार में बैठ गए। आर्य ने एकदम से कार घुमाई और चली गई। उन लोगों के जाते ही सरकार ब्रिज पर पूरी जोर से चीखा, आर्या। आर्य ने कार एसआर के बाहर लगा दी। वो चारों बाहर निकल आए। वो लोग अंदर जाने लगे कि तभी अबू सिम्बा ने कहा, जो तुमने आज किया उसके लिए आई कैन अरेस्ट यू। आर्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या क्या किया है मैंने? अबू सिम्बा ने कहा, सरकार को तुमने। आर्य ने उसे टोकते हुए कहा, सरकार सरकार के साथ क्या किया? इतना कहकर उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा और कहा, आज हम सरकार के साथ मिले क्या? वशिष्ठ ने कहा, सरकार के साथ नहीं तो क्यों, कुछ हुआ क्या? अबू सिम्बा ने कहा, तुम तीनों भाई बहन ड्रामा बंद करो, आज जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, सरकार को फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते कि वो हमें आज मिला या नहीं? इतना कहकर आर्या अंदर की तरफ चली गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ भी मुस्कुराकर उसके पीछे चले गए। अबू सिम्बा ने उन तीनों को हैरानी से देखता रहा। वो भी जाने लगा कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने चिढ़कर फ़ोन को देखा तो स्क्रीन पर पापा की कॉलिंग आ रही थी। अबू सिम्बा ने
एकदम से फ़ोन उठा लिया और फिर कहा, जी पापा। सामने से कमिश्नर की आवाज़ आई, कहाँ पर हो तुम? अबू सिम्बा ने कहा, जी मैं एसआर में हूँ। कमिश्नर ने कहा, आज शाम को मित्तल साहब के घर पार्टी है, तुम्हें वहाँ पर आना है। अबू सिम्बा ने हैरानी से कहा, पर पापा मैं ऑन ड्यूटी। कमिश्नर ने कहा, आर्या को भी इनविटेशन भेजा गया है, वो भी पार्टी में आएगी, तो तुम भी वहाँ पहुँच जाना, समझे? अबू सिम्बा ने जी पापा कहा और फिर फ़ोन कट गया। अबू सिम्बा ने कहा, पापा मुझे पार्टी में क्यों बुला रहे हैं? इतना कहकर उसने सोचते हुए सिर झटका और फिर अंदर की तरफ चला गया। आर्या अंदर पहुंची तो अदिति मिल गई। अदिति ने कहा, आर्या तुम्हारे लिए पार्टी का इनविटेशन आया है मित्तल साहब की तरफ से। आर्या ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, इस मित्तल को किस बात की खुशी हो गई जो पार्टी दे रहा है? अदिति ने कहा, उसकी बेटी वापस आई है अमेरिका से। वरिष्ठ ने कहा, कौन? वो पूजा मित्तल? वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, वही ना जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन में 5 साल लगाए थे। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, किसी को पढ़ाई के बेस पर जज नहीं करते। वरिष्ठ ने कहा, यार अब उसकी हरकतें ही ऐसी थी, याद नहीं तुझे? वो अपनी बाजू पर ब्लेड से अधिराज का नाम लिखा करती थी, और जब उसे पता चला था कि अधिराज किसी और को लाइक करता है तो उसने अपनी बाजू पर कट लगा दिए थे। आर्य ने गहरी सांस ली और फिर कहा, आई हेट दिस काइंड ऑफ गर्ल्स, सीरियसली मैन। काटना है तो दूसरों को काटो, खुद का खून कौन निकालता है बे? आदित्य ने कहा, मुझे बताओ कि तुम जाओगी या नहीं, मुझे कंफर्म करना है। आर्य ने कहा, अगर मित्तल ने हमें बुलाया है तो मतलब पार्टी में कुछ ना कुछ हंगामा जरूर होगा, कंफर्म कर दो, हम जा रहे हैं। आदित्य ने सिर हिलाया और चली गई। वशिष्ठ ने कहा, वहाँ जाना सेफ रहेगा? वरिष्ठ ने कहा, आर्य ने सही कहा, अगर उसने हमें बुलाया है तो कुछ तो बॉम्ब फूटेगा, तो चलते हैं। और जब हम तीनों साथ में हैं तब तक किस बात का डर? आर्या मुस्कुरा दी। तभी अबू सिम्बा वहाँ पर आया और उसने कहा, तुम्हें इनविटेशन मिला मित्तल की पार्टी का? आर्या ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता चला? अबू सिम्बा ने कहा, मुझे पापा का फ़ोन आया था कि मैं भी उस पार्टी में आऊँ, इसीलिए। इतना सुनते ही उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, यस वी गॉट इनविटेशन, हमारे साथ चल पड़ना। अबू सिम्बा ने सिर हिला दिया। आर्या ने कहा, मैं जिम जा रही हूँ। इतना कहकर आर्या स्टेज की तरफ बढ़ गई। उसने जाते हुए अपने मन में सोचा, कुछ तो बड़ा होने वाला है इस पार्टी में, समथिंग बिग। फिर उसने अपना सिर झटका और जिम की तरफ चली गई। सरकार फ़ोन पर बात कर रहा था। आज तो मुझे लगा था कि वो मेरी जान लेकर ही मानेगी। अनिकेत ने सही कहा था, हमें घायल शेरनी को नहीं छेड़ना चाहिए था। सामने से बॉस की आवाज़ आई, गीदड़ की तरह डरना बंद करो, वो कुछ नहीं करेगी अभी, फिलहाल कुछ समय के लिए उसके बाप को दूर रखो उससे। सरकार ने कहा, आगे क्या करना है? बॉस ने कहा, आगे जो भी होगा वो आज शाम की पार्टी में होगा, तुम चुपचाप टाइम पर पहुंच जाना। सरकार ने कहा, पर वो आर्या, उसे पार्टी में आना पसंद नहीं। बॉस ने कहा, उसकी तरफ से कंफर्म हो चुका है, वो आ रही है, तो तुम सब तैयार रहना। सरकार ने जी कहा और फिर फ़ोन कट गया। अपने कमरे में लैपटॉप खोलकर अधिराज अपने कानों में हेडफोन लगाए बैठा हुआ था। उसने हेडफोन निकाले और खुद से कहने लगा, आज रात की पार्टी में कुछ होने वाला है, पर क्या, किस बात के लिए बॉस ने पापा को तैयार रहने के लिए कहा है? ये लोग करने क्या वाले हैं? अगर आर्या का भरोसा पूरी तरह से जीतना है तो मुझे पता करना होगा। आई हैव टू। उधर सरकार के अंदर जाते ही अनिकेत वहाँ आया और उसने मन ही मन सोचा, आई होप आर्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इस बार के लिए। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और फिर अपने कमरे में चला गया। मित्तल का घर पूरी तरह से चमक रहा था। बड़ी से बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थी। सरकार, अनिकेत, मित्तल और कमिश्नर साथ में खड़े थे। अनिकेत परेशान होकर बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे अपने तीनों भाई बहन की चिंता थी। उसे याद आ रहा था जब उसने आर्या को फ़ोन किया था। आर्या ने फ़ोन उठाया और कहा, दादा। अनिकेत ने कहा, तुम्हें मेरा टेक्स्ट मिला? आर्या ने कहा, हाँ मैंने पढ़ लिया था। अनिकेत ने कहा, तो क्या सोचा फिर तुमने, पार्टी में आओगी तुम? आर्य ने कहा, दादा अगर इन छोटी छोटी चीज़ों से डर कर हम पीछे हटने लगे तो आप फिक्र मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। अनिकेत ने कहा, वो ये सब तुम्हें इमोशनली ब्रेक करने के लिए कर रहे हैं। आर्य ने गहरी सांस ली और फिर कहा, इतना सब करने के बाद इन लोगों को लगता है कि मैं टूट सकती हूँ? इन लोगों के इतने बड़े हमले के बाद भी जब हम नहीं टूटे तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। अनिकेत ने कहा, बच्चा
प्लीज़ अगर कभी भी कमज़ोर पड़ो तो अपने भाइयों को बता देना, कभी भी खुद अकेले सफ़र मत करना। आर्य ने कहा, जी दादा, मैं ख्याल रखूँगी। अच्छा, अब फ़ोन कट करती हूँ, आपसे पार्टी में मिलते हैं। अनिकेत ने ओके कहा और फिर फ़ोन काट दिया। तभी मित्तल ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई तो अनिकेत यादों से बाहर आया। मित्तल ने कहा, कहाँ खोए हो अनिकेत, सब ठीक तो है ना? कमिश्नर ने अनिकेत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी बहन की चिंता तो नहीं हो रही है ना? अनिकेत ने कमिश्नर की तरफ देखा तो कमिश्नर ने कहा, हम जो भी कर रहे हैं उसमें उसी की भलाई है। बेहतर होगा कि वो अपने कदम खुद ही पीछे हटा ले, वरना उसका भी वही हालत होगा जो उसके बाप की है। अनिकेत ने कमिश्नर को घूरा और कहा, आर्या को राणा साहब समझना बंद कर दो कमिश्नर। आर्या उनकी बेटी होने के साथ साथ उन आई साहब की बेटी भी है जिन्होंने 25 साल पहले तुम्हारा पूरा कैरियर खतरे में डाल दिया था। आर्या के साथ ना ही उलझो तो ही बेहतर होगा। फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। कमिश्नर ने कहा, तुम मुझे धमका रहे हो? अनिकेत ने कहा, चेतावनी चेतावनी दे रहा हूँ। जितना मैं अपनी बहन को जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी लिमिट में रहो। कमिश्नर इससे पहले कुछ कहता, सरकार ने बीच में पड़ते हुए कहा, अरे हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं अनिकेत? तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है तो पता है हमें। आर्या के साथ हम कुछ गलत नहीं करेंगे, डोंट वरी। अनिकेत ने कमिश्नर को घूरा और दूसरी तरफ चला गया। एक कोने पर प्रथम और एडविक खड़े थे। प्रथम ने कहा, पापा, राणा साहब को गलत मानते हैं और इन लोगों को सही। ऐसा क्यों, जबकि पुलिस ऑफिसर होते हुए मैंने यही सुना है कि राणा साहब इन्हीं लोगों के गलत कामों के खिलाफ थे। अद्विक ने कहा, पापा कहते हैं कि राणा साहब एक गुंडा और एक कातिल है, पर आर्या और उसके परिवार को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता। पर पापा, राणा साहब को बर्बाद करने के लिए उन्होंने इन लोगों से हाथ मिला लिया। प्रथम ने कहा, पता नहीं पापा आखिर करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अद्विक कुछ कहता इससे पहले ही उसकी नज़र गेट पर पड़ी। उसने प्रथम से कहा, वो दे आर हेयर ऑलरेडी। प्रथम पलटा, बाकी सबकी भी नज़र गेट के पास घूम गई। आर्या, वरिष्ठ, वशिष्ठ और अभो सिम्हा गेट से अंदर आए। आर्या पार्टी में मौजूद हर लड़की से अलग नजर आ रही थी। जहां सब लड़कियों ने वन पीस डाला हुआ था, वहीं उसने ब्लैक जीन्स के साथ हाईनेक ब्लैक स्वेटर के ऊपर एक ब्लैक कलर का ब्लेजर पहन रखा था। उसके कंधे तक बाल झूल रहे थे और उसके बैंग्स उसके माथे को आईब्रो तक पूरी तरह से ढक रहे थे। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उसने शूज भी कैजुअल डाले हुए थे। अनिकेत उसे देखकर मुस्कुरा दिया। प्रथम और आद्विक भी उसे हैरानी से देख रहे थे। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने भी व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर डाला हुआ था। अबू सिम्हा ने सारी घूरती हुई नज़रों को महसूस किया और फिर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि पार्टी है, कोई स्पोर्ट्स मीट नहीं है। आर्य ने कहा, और मैंने भी कहा था कि सिर्फ पार्टी है, कोई फैशन शो नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। अबू सिम्हा ने एक गहरी सांस ली भी कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। वो भी आर्या के पीछे चला गया। मित्तल ने आर्या की तरफ देखा, फिर उसकी ओर बढ़ गया। मित्तल कहने लगा, अरे छोटे राणा साहब, आइए आइए, आपका ही इंतजार होता। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो हम पार्टी में आए हैं मित्तल साहब। हम जानते थे कि आपको हमारा इंतजार होगा। हमारे इंतजार में कहीं आप सूख ना जाएं, इसलिए ना चाहते हुए हम आ गए। आद्विक को हंसी आ गई। अनिकेत भी मुस्कुरा दिया। मित्तल झेप गया। फिर उसने कहा, मैंने सोचा कि प्रोफेशनल लाइफ में जो भी इशू है वो पर्सनल लाइफ में लाकर हम क्यों इतने सालों की दोस्ती खराब करें। सही कहा ना मैंने? आर्य ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से जब इंसान एक जगह सही से काम नहीं कर सकता तो बाकी जगह भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अनिकेत की अब हंसी छूट गई। वो जानता था कि आर्या प्रिंटेड करना नहीं जानती थी। अगर उसे कुछ ना पसंद हो तो वो सरेआम बोल देती थी। आर्य ने मित्तल की तरफ देखा और कहा, खैर हम सिर्फ कुछ देर के लिए ही है, जो करना है जल्दी करना। इतना कहकर आर्या आगे बढ़ गई। उसने अनिकेत की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ चली गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने भी हल्का सा सिर हिला दिया अनिकेत को देखकर और आर्या के पास चले गए। मित्तल ने इधर उधर देखा और फिर वो अपने घर की तरफ चला गया। अबू सिम्हा ने आर्या की तरफ देखा और उस तरफ जाने लगा कि तभी कमिश्नर ने उसे आवाज दी, अबू सिम्हा। अबू सिम्हा ने कमिश्नर की तरफ देखा और फिर वो उसकी तरफ चला गया। कमिश्नर ने कहा, माना कि तुम उसके सिक्योरिटी ऑफिसर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने परिवार को भूल जाओ। अबू सिम्हा ने सिर झुकाकर कहा, ऐसी बात नहीं है पापा, मैं वो बस। कमिश्नर ने उसे टोका और कहा, अपने भाइयों के पास जाओ।
और जब तक हम ना कहें पार्टी छोड़कर जाना मत। अबू सिम्बा ने सिर हिलाया और फिर प्रथम और अद्विक के पास चला गया। अद्विक ने कहा, आओ छोटे उस्ताद, हमें तो लगा था कि आर्या के अलावा तो तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे भाई भी हैं। अबू सिम्बा ने उसे घूरा और कहा, हो गया आपका? अगर हो गया हो तो मुझे बताओ कि पापा ने मुझे इस पार्टी में क्यों बुलाया है। अद्विक और प्रथम ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्रथम ने कहा, हाँ, इस बारे में तो हमें भी नहीं पता अभो, पापा ने बस हमें यहाँ रहने के लिए कहा है। अद्विक ने बात बदलते हुए कहा, दादा साहब नहीं दिख रहे। प्रथम ने कहा, वो पार्टी में जाना पसंद नहीं करते, इसलिए वो आए नहीं हैं। अद्विक ने सिर हिला दिया। अबू सिम्हा ने उस तरफ देखा जहाँ पर आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ बैठे हुए थे। वरिष्ठ ने कहा, ये लोग कब सारा तमाशा शुरू करेंगे? वशिष्ठ ने जम्हाई लेते हुए कहा, अगर पता हो पहले से ही कि दुश्मन कौन सी चाल चलने वाला है तो गेम खेलने का मन नहीं करता, न ही जीतने की कोई खुशी होती है। आर्या ने कहा, हम यहाँ जीतते नहीं, पर ये बताने आए हैं कि उनके इन गेम से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनके कॉन्फिडेंस पर चोट करने आए हैं। तभी पीछे से आकर किसी ने आर्या का कंधा थपथपाया। आर्या दूसरी तरफ घूम गई। सामने अधिराज ने कहा, अरे यार, उस तरफ से कंधे को टच किया तो उस तरफ घूमना चाहिए था ना तुम्हें, तुम इस तरफ क्यों घूमी? आर्या ने गहरी सांस ली, कहा, तुम छोटे बच्चे की तरह हरकतों को कब छोड़ोगे? अधिराज मुस्कुराकर बैठ गया। फिर उसने कहा, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं ना कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वरिष्ठ ने कहा, तुम दुखी तो नहीं हो ना अधिराज? अधिराज ने उसकी तरफ देखा तो वरिष्ठ ने कहा, नहीं, तुम्हारा बचपन का प्यार था ना। अधिराज ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही भोलने नहीं लग पड़े हो। इतना कहकर वह आर्या की तरफ पलटा। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो उसने पीछे की तरफ इशारा किया। आर्या पलट गई। वशिष्ठ और वरिष्ठ भी उस तरफ देखने लगे। सामने करीब 6 फुट का गठीला नौजवान खड़ा था। उसके काले घने बालों ने उसके माथे को ढक रखा था। उसकी आंखों पर ग्लासेस थे जो उसके चेहरे की चमक को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। उसने शर्ट और जीन्स के ऊपर ब्लेजर डाल रखा था। वो मुस्कुरा दिया तो उसका चेहरा और भी खिल उठा। आर्या उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। ये देखकर अधिराज ने कहा, सी, आई टोल्ड यू, ये तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। वशिष्ठ ने कहा, कौन है ये? अधिराज ने कहा, मेरा और तुम्हारा इकलौता कॉमन दोस्त। आर्या की छोटी आंखें बड़ी हो गईं और उसने कहा, एकांत? ये एकांत है? वरिष्ठ और वशिष्ठ भी चौंक उठे। वशिष्ठ ने कहा, नो वे। वरिष्ठ ने कहा, हो ही नहीं सकता। वशिष्ठ ने कहा, जिस एकांत को हम जानते हैं वो तो तेल डालकर साइड मांग निकालकर बड़ा सा चश्मा लगाकर घूमता था। ये वो एकांत है? एकांत ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ। आर्या ने हाथ अपने मुंह पर रख लिया और फिर एकदम सही से एकांत के गले लग गई। एकांत ने भी हंसकर उसे गले से लगा लिया। दूर खड़े अभय सिम्हा ने उसकी तरफ देखा। वो चिढ़ गया। उसने एक कदम उस तरफ बढ़ाया कि अद्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर कहा, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। अभय सिम्हा ने कहा, आप जानते हैं उसे? प्रथम ने सिर हिलाया और फिर कहा, वो एकांत मित्तल है, मित्तल का बेटा। अपनी बहन के साथ ये भी वापस आया है। अभय सिम्हा ने कहा, एकांत? ये कैसा नाम है? प्रथम ने कहा, देखो कौन बोल रहा है, अपना नाम देखा है? अभय सिम्हा। अभय सिम्हा। अभय सिम्हा ने उसे घूर कर देखा। एकांत और आर्या ने हक किया तो अधिराज ने कहा, बस भी करो, आई एम फीलिंग जेलस नाउ। वशिष्ठ ने कहा, साले एकांत, बता तो देता कि आ रहा है तू। एकांत ने मुस्कुराकर कहा, मैं कल शाम को ही आया हूँ और मुझे पता था कि तुम लोग पार्टी में आ रहे हो, सो आई जस्ट वांट टू सरप्राइज यू। वरिष्ठ ने कहा, तुम काफ़ी चेंज हो चुके हो। एकांत ने कहा, अमेरिका जाने का असर है। इतना कहकर वो आर्या की तरफ देखकर कहने लगा, आर्या, आई एम रियली सॉरी। जो भी कुछ हुआ मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पर मैं और मेरे डैड तुम्हारे साथ होने की बजाय। आर्या ने कहा, इट्स ओके एकांत, कम से कम हमारी दोस्ती पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एकांत ने सिर हिला दिया। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई और सब उस तरफ देखने लगे। कमिश्नर, सरकार और मित्तल स्टेज पर खड़े थे। उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने ग्रीन कलर का ऑफ शोल्डर लंबा सा गाउन डाल रखा था। आर्य ने उसे देखकर मुस्कुराकर अधिराज की तरफ देखा। अधिराज बुदबुदा पड़ा, पूजा मित्तल? पूजा ने उन सब की तरफ देखा। उसने आर्या की तरफ देखा और फिर मुंह फेर लिया। आर्या की हंसी छूट गई। एकांत ने कहा, मैं आता हूँ। इतना कहकर वो भी स्टेज पर चला गया। कमिश्नर ने अभय सिम्हा की तरफ देखा और फिर उसे स्टेज पर आने के लिए कहा। अभय सिम्हा परेशान सा चला गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
उसके स्टेज पर आते ही पूजा उसके साथ चिपक कर खड़ी हो गई। अबू सिम्बा ने उसे हैरानी से देखा। मित्तल साहब ने कहा, आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप सब इस पार्टी का रीज़न जानने के लिए उत्सुक हैं। पहला रीज़न तो मेरे दोनों बच्चे अमेरिका से वापस आ चुके हैं। सब क्लैपिंग करने लगे। मित्तल ने कहा, दूसरा रीज़न है कि मैंने और कमिश्नर राठौड़ ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया है और इसीलिए हमने अभू सिम्बा राठौड़ और पूजा मित्तल का रिश्ता तय कर दिया है। अभू सिम्बा चौंक उठा। वो कुछ कहने जा रहा था कि कमिश्नर ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कमिश्नर की तरफ देखा। कमिश्नर ने उसका हाथ पूजा के हाथ पे दे दिया। पूजा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अभू सिम्बा ने सब कुछ हैरानी से देख रहा था। उसने प्रथम और अद्विक की तरफ देखा। उन्होंने सिर झुका लिया। अभू सिम्बा ने आर्या की तरफ देखा। आर्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अभू सिम्बा ने उसकी तरफ देखकर मन ही मन में कहा, तुम्हें पता था? आर्या ने भी मन में कहा, मुझे पता था। अभू सिम्बा ने मन में कहा, तो फिर क्यों नहीं बताया मुझे? आर्या ने मन में कहा, यही सही रहेगा इस वक्त। मित्तल ने कहा, तीसरी वजह, बाकी सारा बिजनेस तो मेरा बेटा एकांत संभालेगा, पर एसआर कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी में मेरे सारे शेयर मेरी बेटी और मेरा होने वाला दामाद अभू सिम्बा संभालेगा। सब तालियां बजाने लगे। आर्या ने कहा, मित्तल, अपना सारा कर्ज राठौड़ फैमिली पर डाल दिया? अभू सिम्बा सुन्न हो चुका था। पूजा के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। तभी वरिष्ठ को एक फोन आया। वो बाहर चला गया। उसने बात की और वापस आकर उसने आर्या के कान में कुछ कहा। आर्या चौंक उठी। वशिष्ठ और अधिराज ने उनकी तरफ देखा। अधिराज ने कहा, क्या हुआ? आर्या ने कहा, हमें जाना होगा, समथिंग केम अप। अधिराज कुछ कहता इससे पहले ही आर्या ने कहा, स्टेज पर चलकर उनको बधाई दो और चलो। वशिष्ठ उठ खड़ा हुआ। वरिष्ठ ने उसके कान में भी कुछ कहा। वशिष्ठ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वरिष्ठ ने हाँ में सिर हिला दिया। आर्या ने अंकित की तरफ देखा। आर्या ने एक टेक्स्ट सेंड किया। अंकित ने फोन की तरफ देखा और वो भी मैसेज पढ़कर चौंक उठा। उसने आर्या की तरफ देखा। आर्या ने सिर हिला दिया। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ स्टेज की तरफ चले गए। अधिराज ने उनके जाते ही खुद से कहा, आखिर चल क्या रहा है ये? वो तीनों स्टेज पर पहुंच गए। आर्या ने कहा, आई एम सॉरी मित्तल साहब, पर हमें जाना होगा। मित्तल और कमिश्नर मुस्कुरा दिए। एकांत ने कहा, इतनी जल्दी? आर्या ने कहा, समथिंग केम अप, वी हैव टू गो। मित्तल ने कहा, बिल्कुल भाई, कोई बात नहीं, तुम आई यही काफ़ी है। कमिश्नर ने कहा, आर्या, अबू सिम्बा आज वापस नहीं आएगा, तुम समझ सकती हो? आर्या ने कहा, मुझे उसकी ज़रूरत वैसे भी नहीं है, अगर वो कभी भी वापस नहीं आए तो भी चलेगा। इतना कहकर उसने अबू सिम्बा की तरफ देखा। पूजा ने उसे देखा और फिर अबू सिम्बा का हाथ और कसकर पकड़ रखा कर कहा, आई होप कि तुम मुझसे जलकर वापस नहीं जा रही हो। आर्य ने कहा, तुमसे जलने के अलावा मेरे पास और भी काम है, और वैसे भी तुमसे जलने के लिए मुझे अपना स्टैंडर्ड गिराना होगा, जो मैं कर नहीं सकती। इतना कहकर आर्या मुस्कुरा दी और वहाँ से चली गई। पूजा ने चिढ़कर पैर पटक दिया। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ तेजी से कार की तरफ बढ़ रहे थे। आर्या ने कहा, खबर पक्की है ना? वरिष्ठ ने कहा, हाँ बिल्कुल पक्की है। वो तीनों कार के पास पहुंच गए। आर्या ने जैसे ही कार का दरवाज़ा खोला, एक हाथ पीछे से आया और उसने एकदम से दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्या हैरान होकर पीछे घूमी। वरिष्ठ और वशिष्ठ भी मुड़ गए। आर्या के ठीक सामने अबू सिम्बा खड़ा होकर उसे घूर रहा था। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।